जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज है 25 फरवरी और दोस्तों आज के दिन हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से। तो कुछ 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मुझे लगे फ्रॉम बोथ दीज न्यूज़पेपर्स। तो 2 एडिटोरियल्स, तो हमारी डेवलपिंग स्टोरी यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, जो यूक्रेन में लड़ाई लगी हुई है, तो दोनों ही आर्टिकल्स इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड जो है ये यूक्रेन के क्राइसिस से रिलेटेड रहेंगे, जिसकी हम चर्चा करेंगे। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आपके GS3 का टॉपिक बनता है, और एक आर्टिकल जो हिंदू में आया है वो हम डिस्कस करेंगे विच इज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी ऑफ द GS3 कॉम्पोनेंट। दोस्तों हर एक एडिटोरियल में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 100 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, वो आपकी लिबर्टी है। वैसे तो मैंने वर्ड लिमिट मेंशन करी होती है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से वर्ड लिमिट में कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देना कि मैंने शॉर्ट में किया है या जैसे भी, तो आपका इसका फीडबैक मिलता रहेगा। बेशक आपको फीडबैक मिलने में थोड़ी देरी हो जाए तो माफ करना, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे मेरी कोशिश रहेगी कि आप सबके आंसर्स को इवैल्यूएट करके उस पर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करूं। कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ही अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी देयर प्रोग्रेस। मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 2 हफ्तों से वो रेगुलरली आंसर्स लिख रहे हैं। तो दोस्तों मैं बार बार कहता रहता हूं कि एक तरीका अपने फियर को ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एक्शन लीजिए। आप अगर आपको लगता है कि आपका मेंस का एरिया वीक है, कि आप आंसर राइटिंग अभी नहीं शुरू कर पा रहे हैं, आप उस इनर्शिया से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप जब शुरू करेंगे तभी आपको वो फियर को ओवरकम कर पाएंगे ना। तो इसको कंटिन्यू रखिए, लेट्स मेक इट मोर एंगेजिंग। कोशिश करें कि ये जो हम कैमरे से जुड़े हैं, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, कि लगे ना कि हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं, ऐसा लगे कि हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो उससे बहुत बहुत मजा आता है। चलिए, हैविंग सेड दैट, आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे आर्टिकल से। दिस इज रिटन बाय ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश सिंह एक सीनियर IPS ऑफिसर है महाराष्ट्र कैडर के, द कैजुअलिटी इन यूक्रेन। देखिए अब यहां पे बात हो रही है हाइब्रिड वॉरफेयर की। चलो अब वैसे तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आने वाली जनरेशन को, कि हमारी जनरेशन ने भी एक पैंडेमिक भी देख लिया, और साथ में ऐसा लग रहा है कि जैसे यूरोप में वॉर चल रहा है कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन भी बन रही है, तो हम भी ये कह पाएंगे कि भी हमने वर्ल्ड वॉर 3 भी देख लिया और हमने पैंडेमिक भी देख लिया। ठीक है, आमतौर पर तो हम ये हिस्ट्री की किताबों में बातें पढ़ते थे, ठीक है, चाहे स्पेनिश फ्लू की हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 की हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 की हो। अब चलो अब हम देख रहे हैं 2022 में जो क्राइसिस हो रहे हैं, है ना, कल सुबह उठ के हम सब ने टीवी, आज भी आप टीवी पे देख रहे होंगे, ठीक है, इस तरह की न्यूज़ आ रही है, इस तरह की इमेजेस आ रही हैं कि यूक्रेन में जगह जगह पे बॉम्ब फेंका जा रहा है, लड़ाई चल रही है। अब एक तो है जो आप अपने सामने देख रहे हैं, है ना, ये जो विजिबल, जो आप अपने सामने देख रहे हैं, जो विजिबल चीजें हैं। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में ना, और राजनीति में भी मैं काफी बार ये बात कहता रहता हूं कि जो चीज दिखती है वो होती नहीं, और जो होती है वो दिखती नहीं है। अब एक तो विजिबल आपकी लड़ाई होगी आपके सामने, जो कन्वेंशनल कन्फ्लिक्ट होता है, जहां पे आपके फाइटर एयरजेट्स हो, आपके टैंक्स हो, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक होती है इनविजिबल वॉरफेयर, जहां पे दोस्तों इनविजिबल वॉरफेयर में क्या, जहां पे मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन की बात करें, मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया की बात करें, री इन्विगरेटिंग नेशनलिस्ट टेंडेंसीज बाय द यूज ऑफ मैनिपुलेटिंग मीडिया, इसकी बात करें। देखिए बहुत जरूरी है ना। अब देखिए अब रशिया जो काम कर रहा है, देखिए अब सही कौन है गलत कौन है ये तो चलो बात की बात है, ठीक है। अब क्लियरली रशिया ने तो अपनी तरफ से कोशिश करी थी बातचीत करने की, ठीक है, रशिया तो बार बार कह रहा था कि भाई मेरी कुछ डिमांड्स है आप मान लो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को कुछ सुनने को तैयार नहीं था, तो व्लादिमीर पुतिन हैड टू मेक अ पॉइंट। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव हिज पॉइंट, he also had to prove to his people, to his nation, कि देखो जो मैं कर रहा हूं वो गलत नहीं कर रहा हूं। ये जो कनेक्शन है हमारा यूक्रेनियंस के साथ, ये बहुत पुराना है, सिविलाइजेशनल लिंक्स है, हमारे इमोशनल लिंक्स है, तो वी कैनॉट इग्नोर देम। ये जो अब ये कैंपेन था कि क्या था ये तो देखिए अब बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जो बात स्प्रेड करी गई कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, ठीक है, हम डोनेट्स की बात करें, लुहांस्क की बात करें, कि वहां के लोग जो कि वैसे प्रो रशियन माने जाते हैं, सेपरेटिस्ट माने जाते हैं, यानी कि दोज पीपल हु वांट टू सक्सीड फ्रॉम द मेनलैंड यूक्रेन, अब वो लोगों को खतरा है, ठीक है। इसी गार्ब में आके व्लादिमीर पुतिन ने अपनी आर्मी वहां पे भेजी, ठीक है, अंडर द गार्ब ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है, कि भाई वो जो लोग हैं उनको खतरा है यूक्रेन की आर्मी से या नेटो की आर्मी से। अब इस तरह का जो इंफॉर्मेशन कैंपेन है, अब ये इंफॉर्मेशन कैंपेन मैनिपुलेटेड होते हैं, ये रशिया भी करता है, ये अमेरिका भी करता है, और ये बहुत जरूरी बनता है ताकि लोगों के माइंड में ये बात एक्चुअल में, देखिए नैरेटिव्स की बात आ जाती है ना, कि लोगों के माइंड में वो नैरेटिव बैठ जाए। रशिया क्या चाह रहा है, रशिया ये चाह रहा है कि उनके लोगों के माइंड में, उनकी सोसाइटी में ये नैरेटिव बैठ जाए कि जो काम नेटो कर रहा है, जो काम अमेरिका कर रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है। सो अब इसी तरह से ये जो मैनिपुलेटेड मीडिया कैंपेन्स होते हैं, ये कैंपेन्स ईस्टर्न यूक्रेन में भी चलाए गए थे। अब इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ कन्वेंशनल वॉरफेयर एंड अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। तो उसमें अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में आपके साइबर अटैक्स भी आ जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स आ जाता है। पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है कि कैसे हम बहुत सारे नैरेटिव्स क्रिएट कर दें। अब सच क्या है क्या नहीं है इसमें तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन लोग तो वही
कंटेंट अब्सॉर्ब करेंगे, वही मानेंगे, वही सोचेंगे जो उनको दिखाया जाएगा टीवी पे, सोशल मीडिया पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो कंसेप्ट है हाइब्रिड वॉरफेयर का, ये कंसेप्ट, ये जो नाम है हाइब्रिड वॉरफेयर का, ये दिया था यूएस मरीन कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक हॉफमैन ने। अब रशियन हाइब्रिड वॉर की बात करें, ठीक है। अब ये रशियन हाइब्रिड वॉर स्ट्रैटेजीज, हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर ऑफ कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल वॉर स्ट्रैटेजीज, ये रशिया ने जब 2014 में क्रिमियन पेनिनसुला को अनेक्स किया था, तभी भी रशिया ने स्ट्रैटेजीज यूटिलाइज करी थी, ठीक है। तो पहले कोशिश ये करी गई थी, एफर्ट्स वर मेड प्रायर, कि कैसे हम अपनी डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि जो एक्शंस हम लेने वाले हैं, जो उसका नतीजा होगा, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके बारे हम लोगों को पहले मेंटली प्रिपेयर करके रखें कि हाँ भाई अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएगा। वो तो चलो आज भी लगे हैं, ठीक है, 2014 में भी ये बात हुई थी। तो रशिया की कोशिश ये थी कि कैसे वो अपने लोगों के अंदर, ये हर एक सरकार करती है, एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू डू दैट, कि कैसे वो पहले अपने लोगों का कॉन्फिडेंस जीत सके। तभी तो नेशनलिज्म खरीदा जाता है, ऐसे तो नेशनलिज्म बिल्ड किया जाता है, जो कि हम मैन्युफैक्चर्ड नेशनलिज्म कहते हैं। Now, Russian aggression coincided with the dissemination of pro-Russian and anti-Ukrainian propaganda. Again, narratives की बात आ गई है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर यूक्रेन के ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न यूक्रेन में प्रो रशियन फोर्सेज हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी नैरेटिव से ही इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। ऐसे तो वो पैदा तो नहीं हुए थे ना कि मैं प्रो यूक्रेनियन होऊंगा या एंटी यूक्रेनियन होऊंगा, ये तो नैरेटिव्स की बात होती है। अब ये जो नैरेटिव है, ये जो नैरेटिव मेकिंग है, मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स है, मैनिपुलेटेड कैंपेन्स हैं, ये अकेला रशिया नहीं करता, अमेरिका भी इसमें बहुत एक्सपर्ट है। The Western approach to influence operations has centered on perception management using the utilizing the aid of mass media। तो यहाँ पे जब मास मीडिया की बात आ रही है, सिर्फ टीवी चैनल्स की या डिजिटल मीडिया की नहीं बात हो रही यहाँ पे, या प्रिंट मीडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे आपके सोशल मीडिया की भी बात आ जाती है। सक्सेसफुल टेक्निक्स क्या डिप्लॉय की जाती हैं, तो अपनी फोर्स का परफॉर्मेंस दिखाना, शोइंग द फोर्स टू प्रेसिपिटेट अ क्राइसिस, ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, सरप्राइज शो करना टू फोर्स द डिसीजंस, ठीक है, इंटरफेयर करना दुश्मन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। दिस ऑल्सो इंक्लूड सिस्टमैटिक मॉडलिंग बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रशिया की बात करें, तो डेफिनेटली जो रशियन की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो भी इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं चीजें मैनिपुलेट कर रही हैं, ठीक है। उनकी भी कोशिश है कि कैसे अमेरिका की इंटेलिजेंस को काउंटर किया जा सकता है, ठीक है। अब ये बात तो बहुत टाइम से, ये बात तो 1 महीने से हम सुनते आ रहे हैं। जो बाइडेन कह रहे थे कि भी व्लादिमीर पुतिन इन्वेड करेगा, बट इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। हालांकि लग रहा था, देखिए सैंक्शंस ट्यूसडे को लगे हैं 22 फरवरी को, और 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड कर दिया था। अब कैसे रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मैनिपुलेट कर रही थी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को, ये भी बात सामने देखने को आई है। पर्पस क्या है, अगेन मैं रिपीट करता हूं कि मल्टीपल नैरेटिव्स क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव वर्जन्स। दिस विल क्रिएट अ सिचुएशन जहां पे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, वो दे कैन नो लॉन्गर बी ट्रस्टेड। यहां तक कि इतना मैनिपुलेट करना कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात भी यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है, कि यानी कि जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जो रशियन मीडिया है, वो इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका की इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, उनके जो इंटेलिजेंस टैक्टिक्स हैं, वो भी किसी काम नहीं आ पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बनता है इस एडिटोरियल में से, व्हाटएवर इज रेड और हर्ड अबाउट द क्राइसिस इन यूक्रेन फ्रॉम एनी साइड हैज टू बी टेकन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। क्रिटिकली इवैल्यूएट, इसको 250 शब्दों में आप इसको कमेंट कर सकते हैं, 100 शब्दों में कर सकते हैं, 150 शब्दों में कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप अपने पेपर पे लिख रहे हैं, जो आपने A4 साइज शीट बनाई हुई है, तो उसमें 250 शब्दों में आप इसको आंसर जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल टुवर्ड्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है यूरोप के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की। पहले तो हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग की, ठीक है। देखिए अब जो बाइडेन आए, है ना, पिछले साल वो प्रेसिडेंट बने, वो आए। अब उनकी एक मीटिंग हुई थी जून में विद द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब उन्होंने इस मीटिंग पे ये कहा कि देखो व्लादिमीर भैया, कि अब ऐसा है कि अब जो मेरा ध्यान है ना, अब मेरा ध्यान ये जो वेस्ट एशिया में, इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान से, वहाँ से उठने वाला है। मैंने बहुत अपनी वहाँ पे एनर्जी वेस्ट कर दी है। जो यूरोप में 2014 से क्राइसिस चल रहा है आफ्टर क्रिमियन एनेक्सेशन, तो लेट्स रिजॉल्व दिस क्राइसिस जो यूरोप में चल रहा है। क्योंकि मैं ना, जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैं ना अब फोकस इंडो पैसिफिक में करना चाहता हूँ, कि भाई देख रशिया, तू अब सेकंड पोल तो नहीं रहा, जो 1991 से पहले तू था वो तो तू नहीं रहा। अब चाइना जो है वो एक ऐसी पावर है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मेरी जो एनर्जी है वो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट होने वाली है। तो मैंने जितने भी पैसे, अमेरिका ने जितने भी पैसे बहाए इराक में, सीरिया में, ईरान में, अफगानिस्तान में, अब मेरा वहां से ध्यान उठने वाला है। तो भाई भाई बन के यहाँ पे यूरोप में पीसफुली काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और मेरे को वहां पे इंडो पैसिफिक में काम करने थे, तू अपना शांत बैठ। अब देखिए ठीक है, ये जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग जरूरी भी थी अमेरिका के लिए कि भाई चाइना को भी कंटेन करना है। अब रशिया क्या कह रहा है, रशिया कह रहा है कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रशिया ने ये बात बोला कि भाई ठीक है, तूने जितनी भी जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग करनी, जितना भी आपने चाइना को कंटेन करना है, फाइन, आई एम रेडी टू कोऑपरेट, लेकिन आप मेरे बैकयार्ड में मुझे तंग मत करिए।
तो यहां पे बार बार व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे थे कि भाई देखो, जो प्रॉमिसेस आपने 1991 में, जो प्रॉमिसेस 1991 में, 1997 में डिफरेंट डिफरेंट पैक्ट्स जो रशिया के साथ साइन करे गए थे आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर, उन पैक्ट्स को वायलेट मत करें। कि आपने बहुत कैटेगोरिकली कहा था, अमेरिका ने बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे नेटो का, लेकिन उसके बावजूद भी दर्जन कंट्रीज को आपने नेटो में इंक्लूड कर लिया जो किसी जमाने में यूएसएसआर का हिस्सा था। अब यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने एक बात बोली, देखो एक लक्ष्मण रेखा है जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते हो। वो लक्ष्मण रेखा क्या है? वो लक्ष्मण रेखा है कि यूक्रेन नेटो में नहीं जा सकता। देखिए वो तो मेरे घर के दरवाजे के बाहर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे व्लादिमीर पुतिन गलत नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन को अपने ब्लॉक में मत इंक्लूड करना, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका किसकी सुनता है? अब अमेरिका चाहिए क्या था? अमेरिका को अभी जरूरत है इतना ज्यादा जो इन्वॉल्व ईस्टर्न यूरोप में हो रहा है, सेंट्रल यूरोप में जो क्राइसिस चल रही है यूक्रेन में, अच्छा भला वहां पे इंडो पैसिफिक में एनर्जी बनी हुई थी अमेरिका की, क्वाड की बात करें, ऑकस की बात करें, ठीक है, लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज की बात करें। अब क्या हो गया? अब सारा का सारा ध्यान वहां पे चले गया, तो इसकी जरूरत नहीं थी। अब नेटो की एक्सपेंशन की जहां पे बात आती है, अब नेटो की एक्सपेंशन को कौन प्रपोज करेगा? एस्टोनिया करेगा, लिथुएनिया करेगा, ये देश तो नहीं करेंगे ना। अब नेटो की एक्सपेंशन बोल के कौन ईगर रहेगा? तो ऑब्वियसली अमेरिका ईगर रहेगा। तो अब यहां पे ये भी बात आती है कि क्या 2008 में यूएसए ने जो प्रेशर डाला था नेटो के ऊपर कि भी जॉर्जिया को, यूक्रेन को, इनको भी नेटो में इंक्लूड करें, क्या वो जरूरी था? इट वाज अनवांटेड। अगर ये ना होता, देखिए 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था, तो ग्लोबली सभी इकोनॉमीज की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब ये आइडिया 2008 में आना शुरू हुआ कि भाई हम यूक्रेन को भी नेटो में इंक्लूड करेंगे, तो ये तो आप एक सोए हुए शेर को जगा रहे हो ना, तो आप प्रोवोक कर रहे हो रशिया को, और इसके कारण क्या हुआ? 2014 में एनेक्सेशन ऑफ क्रिमिया हुआ, ठीक है। अब एक और बहुत पेचीदा बात जो नेटो के अंदर समझने वाली, वो ये है कि नेटो इटसेल्फ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ब्लॉक है। यहां पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, साइज ऑफ इकोनॉमीज की बात करें, बहुत अनइवन है, बहुत हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है यहां पे। यानी कि यहां पे डेवलप्ड देश भी होंगे और यहां पे बहुत ही मतलब इतने ज्यादा डेवलप्ड देश भी नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर हम बाल्टिक स्टेट्स की बात करें, वो इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है एज कंपेयर टू जर्मनी या फ्रांस। तो कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कॉमन यूनिटी इन पर्पस नहीं है, थ्रेट परसेप्शंस हर किसी के डिफर करते हैं। जर्मनी को रशिया से इतना थ्रेट नहीं होगा जितना यूक्रेन को होगा, फ्रांस को रशिया से इतना थ्रेट नहीं होगा जितना यूक्रेन को होगा, ठीक है। तो अब ये थ्रेट परसेप्शन भी डिफरेंट है, ये नहीं कह सकते कि सभी का थ्रेट परसेप्शन एक है। देखिए रशिया की आफ्टर ऑल जो डिपेंडेंसी है, सॉरी यूरोपियन यूनियन की जो डिपेंडेंसी है, बेग योर पार्डन, जो यूरोपियन यूनियन की डिपेंडेंसी रशिया पे वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर एक दो देशों का थ्रेट परसेप्शन ज्यादा है, डजंट मीन कि पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन का सेम थ्रेट परसेप्शन होगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। अब एनेक्सेशन हुआ क्रीमिया में, जिसकी अब देखिए इसका जो रूट कॉज था वो यही था कि भी अमेरिका ने प्रेशर डाला नेटो पे 2008 में कि भी यूक्रेन को भी इंक्लूड करो। जरूरत नहीं थी इस तरह के प्रेशर की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ ना, दिस लेड टू अ सेपरेट आर्म्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन द ईस्टर्न यूक्रेन, जिसको हम डॉनबस रीजन कहते हैं, जो हमारा डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन है, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ? दिस लेड टू द मिन्स्क अकॉर्ड्स ऑफ 2014 एंड 15। मिन्स्क यानी कि जो बेलारूस की राजधानी है। अब ये जो मिन्स्क अकॉर्ड्स थे, अब इसमें ये बात करेगी दैट देखो हम कंप्लीटली, अब यहां पे एक एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, बिटवीन द नेटो एंड रशिया, कि देखो आपने क्रीमिया को नेक्स्ट कर लिया, चलो यूक्रेन को भी नहीं हम नेटो के हिस्से में जोड़ते हैं, लेकिन अगर ईस्टर्न यूक्रेन की बात करें, हम डॉनबस रीजन की बात करें, अब यहां पे जो प्रो रशियन फोर्सेज हैं, यानी कि जो रिबेल्स हैं, यानी कि जो सेपरेटिस्ट हैं फ्रॉम द मेनलैंड यूक्रेन, अब ये जो लोग हैं इनको हम ऑटोनॉमी तो नहीं देंगे, यानी कि कंप्लीटली इनको डिफरेंट रीजन्स तो नहीं हम डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन हाँ यहां पे हम डिसेंट्रलाइजेशन जरूर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस बात की भी गारंटी मांगी व्लादिमीर पुतिन ने कि भी इस बात की गारंटी दो। देखिए 2014 में ना रशिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी आज के टाइम पे है, ठीक है। तो लेकिन चलो उस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन के पास जो बार्गेनिंग पावर थी शायद इतनी नहीं थी जितनी आज 2022 में व्लादिमीर पुतिन के पास बार्गेनिंग पावर है। तो ये बहुत प्लान था, ये नहीं कि आज रातों रात ही व्लादिमीर पुतिन को सपना आया कि मैंने यूक्रेन पे इन्वेड करना है। इस बात की तैयारी व्लादिमीर पुतिन पिछले 8 साल से कर रहे थे, ठीक है। अब इसके चलते अब यहां पे भी अमेरिका ने, नेटो ने गारंटी नहीं दी। अब जो मिन्स्क अकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो अब इसके करके द राइटिंग वाज ऑन द वॉल, तो ये जो मोमेंटम था बिल्डअप हो रहा था इतने सालों से। अब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, देखिए अब जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, इनकी डिपेंडेंसी बहुत है। ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी, जो कि आर्कटिक रीजन ऑफ रशिया से लेकर जर्मनी तक नेचुरल गैस प्रोवाइड करता है। रशिया के पास अभी देने को क्या है? ऑयल है, नेचुरल गैस है, अबंडेंट रिजर्व्स है नेचुरल गैस के। तो यूरोपियन यूनियन बहुत डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर फॉर द इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस। अब ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, अब देखिए इसमें बहुत पैसा लगा है, $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसमें लगी है। अब जर्मनी ने आज बोल दिया कि जी हम अब जो हम रशिया से गैस लेते थे वो हम ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉकेड लगा दिया नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पे, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन कह रहा है लगा दो, मेरा क्या जा रहा है, वापस तो आपने मेरे पास ही आना है। अब यहाँ के जो जियोपॉलिटिकल जो इंप्लीकेशंस है नॉर्थ स्ट्रीम 2 को बॉयकॉट करने की, वो क्या है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 के चलते यूक्रेन को बहुत लॉस हो रहा था। देखिए, गैस रिजर्व तो यूक्रेन के पास भी बहुत है। यूक्रेन भी चाहता है कि कैसे यूक्रेन की इकोनॉमी यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो सके, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के चलते बहुत सारी जो डिपेंडेंसी थी जर्मनी की, इटली की, ऑस्ट्रिया की, फ्रांस की, वो रशिया के ऊपर थी कि हम वहां से नेचुरल गैस इंपोर्ट करेंगे। अब अमेरिका को ये बात पसंद वैसे ही नहीं आ रही थी। चलो लड़ाई होगी अब तो और बात है। अमेरिका ने बोला कि भाई हमसे क्यों नहीं ले लेते हो, क्या हो गया, आप हमसे ले लीजिए गैस, ठीक है, हमारे पास भी बहुत रिजर्व्स हैं गैस के, आप कतर से ले लीजिए, सऊदी से ले लीजिए। अब चलो, अब ये तो अमेरिका को बहाना मिल गया, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए, पाइपलाइन को फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब इस बदलते माहौल के चलते अब अमेरिका तो इस बात का बहुत जश्न मना रहा है कि भाई अब ये जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं ये हमसे गैस इंपोर्ट करेंगी। नाउ the US geopolitical argument against Nord Stream 2 dovetails neatly with its commercial interest in exporting LNG to Europe. Now, here is an opportunity for America to export natural gas to Europe. And thereby, अब ये एक मिथ है, सही बोलूं तो ऐसा नहीं होने वाला कि फॉर एवर जर्मनी या फ्रांस या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज अमेरिका से इंपोर्ट करते रहेंगे। सूनर और लेटर दे विल हैव टू गो टुवर्ड्स व्लादिमीर पुतिन कि भैया हमको नेचुरल गैस चाहिए। और अभी की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही हैं। देखिए, अब यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, वो नाराज नहीं कर सकती अमेरिका को, वो अलाइज है, नेटो अलाइज है, सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक पंगा विद अमेरिका। एट द सेम टाइम दे नो दैट दे आर टेकिंग पंगा विद व्लादिमीर पुतिन, बट दे कैन नॉट टेक अ पंगा विद अमेरिका एट द मोमेंट, बिकॉज नेटो का माई बाप कौन है, नेटो का दादा कौन है, अमेरिका है। तो अभी ये जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करेंगे कैसे ये जो एलएनजी इंपोर्ट्स है अमेरिका से और बढ़ा सकते हैं। अब नेटो की बात करें, बार बार ये बात करी गई कि नेटो क्या ब्रेन डेड है, ये बात नेटो इज ब्रेन डेड, ये इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट उन्होंने कही थी। अब देखिए, यहां पे एक और बात समझने को है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो बहुत फनी थे, बहुत सारी बातें बोलते थे, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत सही बोली थी, ठीक है। यहां पे डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप को जरूर मिस किया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जो बाइडेन इतने स्ट्रॉन्ग, इतने एफिशिएंट नहीं है इस क्राइसिस से डील करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली थी यार कि कब तक मैं चेक साइन करता रहूंगा नेटो के, यूरोपियन यूनियन में फ्रांस है, जर्मनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते अपने ब्लॉक की। वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब जो बाइडेन जब वापस प्रेसिडेंट बने हैं, जब जो बाइडेन प्रेसिडेंसी उन्होंने संभाली है, अब वो कह रहे हैं कि भी अमेरिका इज बैक, ठीक है, हम यूएन में भी वापस आ गए, यूनेस्को में भी वापस आ गए, नेटो में भी वापस आ गए, लाओ कितने चेक साइन करने, हम चेक साइन करके देंगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूरोपियन यूनियन का कोई खुद का इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अमेरिका। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बहुत बार ये बात बोली है कि यूरोप को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रीगेन करने की बहुत जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नेटो है इट इज ब्रेन डेड, हमको इतना अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, एंड सेड दैट यूरोप एज अ जियोपॉलिटिकल पावर शुड कंट्रोल इट्स ओन डेस्टिनी, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रोन ने, इवन अगर हम बात करें एंजेला मर्केल की, अब वो चलो चांसलर नहीं रहे, ओलाफ स्कॉल्स चांसलर जर्मनी के, वो बहुत फेवर में थे कि रशिया के साथ डायलॉग कंटिन्यूड रहे। देखिए, यूरोप की जो डेस्टिनी है वो कहीं ना कहीं रशिया की डेस्टिनी के साथ जुड़ी हुई है, तो आप कब तक रशिया को इग्नोर कर सकते हो। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी। इमैनुअल मैक्रोन भी कह रहे हैं कि नो डाउट 1991 के जो अकॉर्ड्स थे जो साइन किए गए थे पोस्ट द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, या जो 1997 में नेटो रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी गई थी, तो डेफिनेटली उस ट्रीटीज की वायलेशंस हुई हैं। दर्जन कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थी वो नेटो का हिस्सा बन गई हैं। तो उन्होंने बहुत बार ये बात कही थी कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो नेगोशिएशंस हैं, जो डायलॉग राउंड्स हैं, वो कंटिन्यू रहने चाहिए, कि व्लादिमीर पुतिन की ईगो को डिस्टर्ब मत करो। अब यहां पे इंडिया के लिए देखने को क्या है, आउटलुक फॉर इंडिया की बात करें। देखिए, अभी इंडिया, अगेन इंडिया बहुत एक्सपर्ट है सबको खुश रखने में, ठीक है। वो जो फाइन बैलेंसिंग की बात करते हैं, वॉकिंग ऑन टाइट रोप की बात करते हैं, एक तरफ अमेरिका को भी नाराज नहीं करना, एक तरफ रशिया को भी नाराज नहीं करना। अब यहां पे पेचीदा मामला ये है कि इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा। प्रेशर एक तरफ से अमेरिका से आएगा कि भाई इतना बड़ा वहां पे हंगामा हो गया, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी लड़ाई होने वाली है वहां पे, तो इंडिया चुप क्यों है, रशिया के अगेंस्ट कुछ बोल क्यों नहीं रहा, रशियन अग्रेशन के बारे में बोल क्यों नहीं रहा। तो इंडिया कहता है कि भाई हम क्यों बोले, आपने कौन सा बोला कि जी चाइना अग्रेशन दिखा रहा है पिछले 2 सालों से एलएसी में, हम क्यों बोले, हमारा रशिया बहुत पुराना फ्रेंड है। एट द सेम टाइम अमेरिका, भाई आप भी हमारे फ्रेंड हो, रशिया भी हमारा फ्रेंड है। तो यहां पे इंडिया को बहुत ही एक डिप्लोमेटिक चैलेंज रहेगा कि कैसे इंडिया, अमेरिका और रशिया दोनों की इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकता है। और इंडिया को यह भी समझना जरूरी है कि जो रशिया के जो कंसर्न्स हैं वो भी बहुत लेजिटिमेट है। रशिया, व्लादिमीर पुतिन जो इतने सालों से बात कह रहे थे कि भी नेटो को ईस्टवर्ड एक्सपैंड मत करो, तो अपनी जगह पे वो भी गलत नहीं थे। जो लक्ष्मण रेखा की बात व्लादिमीर पुतिन ने कही थी कि यूक्रेन को मत नेटो में लेना, तो वो गलत नहीं थे। तो ये बात समझनी भी बहुत जरूरी है। अब एक और पेचीदा मामला यहां पे जो देखने को आएगा वो ये होगा कि जैसे अमेरिका की इंगेजमेंट यूरोप में बढ़ेगी, वैसे अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक से ड्रिफ्ट भी होता रहेगा। अब यहां पे बहुत जरूरी है, बिकॉज देखिए हम अमेरिका के ऊपर काफी डिपेंडेंट थे। अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें कि हम चाइना को कैसे कंटेन कर सकते हैं, तो यहां पे अगेन चैलेंज रहेगा इंडिया के लिए कि एट द सेम टाइम इंडिया अपने बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करे विज़-अ-वी द इंडो पैसिफिक, हैविंग अलायंसेस विद लाइक माइंडेड कंट्रीज। एंड एट द सेम टाइम ये जो क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, हम भी ये चाहते हैं। देखिए, हमारा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, खास करके जो बच्चे एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में जाते हैं पढ़ने के लिए, कितने सारे स्टूडेंट्स वहां पे स्ट्रैंडेड हैं। तो हमारा भी कंसर्न है कि यूक्रेन में स्टेबिलिटी रहे, पीस रहे। हालांकि हमारा ट्रेड इतना यूक्रेन के साथ नहीं होता, ट्रेड बहुत कम होता है, बट नेवरदलेस वी वुड वांट कि इसका डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन डेफिनेटली हो, लेकिन एट द सेम टाइम अभी एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट इंडिया को भी खेलना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बनता है, यूरोप एज अ जियोपॉलिटिकल पावर शुड कंट्रोल इट्स ओन डेस्टिनी, है ना, ये अभी हमने कोटेशन पढ़ी थी अभी एडिटोरियल में ही। अब इस कोटेशन के मद्देनजर रखते हुए, इन कंटेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग क्राइसिस इन यूक्रेन, इलैबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट इन 250 वर्ड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। अगला एडिटोरियल है जी इनसफिशिएंटली ग्रीन, रिटन बाय आशीष कोठारी, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। अब ये क्या लिख रहे हैं, ये बेसिकली बात कह रहे हैं कि जो बजट है ना 2022-23 का जो भी रिसेंटली अनाउंस किया गया था, यहाँ पे इकोलॉजी रिलेटेड बातें बहुत कम करी गई हैं। ये एक चिंता का विषय है। देखिए ये इनके ओपिनियंस हैं, इनके ओपिनियंस की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि हम अपना खुद का कोई पर्सनल यहाँ पे बायस लेके आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखिए इस तरह की टर्म्स, नेचर की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, इकोलॉजी, पोल्यूशन, इन टर्म्स का ज्यादा जिक्र नहीं किया गया इन द बजट स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। अब ये तो हम जानते हैं कि हम नेट जीरो की बातें कर रहे हैं, हम आने वाले समय में हम चाहेंगे कि कैसे हम ग्रीन ट्रांजिशन के टुवर्ड्स मूव करें, रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स मूव करें, कोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन ठीक है, बजट में अब देखिए अमृतकाल का बजट कहा जाता है कि भी आने वाले 25 साल में हम 100 साल आज़ादी के पूरे कर लेंगे, तो बहुत एम्बिशियस बातें करी जाती हैं, न्यू इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फोकस तो क्लाइमेट एक्शन पे है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट बहुत ज़्यादा राइज इन एलोकेशन देखने को मिला है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच हैव ह्यूज एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आशीष कोठारी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिलेगी। जो हमारा विजन है, हम नेट जीरो की बात करते हैं टुवर्ड्स 2070, ग्रीन ट्रांजिशन की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन उसको मीट करने के लिए हम कितना फाइनेंशियल एलोकेशन दे रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स को, वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ये बात आशीष कोठारी कह रही है। अब नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। नेचुरल फार्मिंग की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, जितनी डिपेंडेंसी केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर कम हो उतना ही अच्छा है। लेकिन अगेन यहाँ पे डेंजर आता है कि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, दे विल प्रॉब्ली कैप्चर द ऑर्गेनिक स्पेस। कंप्लीटली मिसिंग इज अ फोकस ऑन रेन फेड फार्मिंग। देखिए अब हमने वीट और राइस से भी आगे मूव ऑन करना है ना, अगला आर्टिकल भी जब हम डिस्कस करेंगे वो भी इसी फूड सिक्योरिटी रिलेटेड है। बिकॉज देखिए मैं वीट और राइस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्लियरली वीट और राइस आपको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। पल्सेस की बात करें, मिलेट्स की बात करें, रागी की बात करें, ये जो क्रॉप्स हैं ऐसे एरियाज में ग्रो किए जा सकते हैं जहां पे ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती है, ड्रॉट प्रोन होते हैं यहाँ पे, जहां पे बारिश से ही उनका काम बन जाता है कि जो बारिश मिलेगी उतने ही पानी से वो उनकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस दिशा में टुवर्ड्स मूव करें कि जहां पे हम कॉर्स सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस को ज्यादा ग्रो करें, बिकॉज इट इज इकोलॉजिकली मोर सस्टेनेबल देन आर्टिफिशियली इरिगेटेड एग्रीकल्चर। तो आर्टिफिशियली इरिगेटेड एग्रीकल्चर में यहाँ पे किसको कसूर दिया जा रहा है ज्यादा, यहाँ पे दोष दिया जा रहा है पैडी को, राइस को। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बात करें तो देखिए इसमें तो कोई दो राहें नहीं है कि जैसे जैसे अब लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की जेब में पैसे आएंगे तो डेफिनेटली वो शहर में जाना चाहेंगे, मॉल्स में जाना चाहेंगे, अर्बन एरियाज में आना चाहेंगे। तो वो बहुत जरूरी है कि उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट्स करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, असेट क्रिएशन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बहुत जरूरत है डेफिनेटली। तो वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब अगर हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कर रहे हैं, उसके चक्कर में बहुत सारा लैंड ग्रैबिंग भी होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग दे विल बी डिस्प्लेस्ड ऑफ देयर लैंड्स। अब अगर हम हाईवेज की बात कर रहे हैं तो अगर आने वाले समय में हमने 25,000 किलोमीटर के हाईवेज बनाने हैं तो उसके लिए कितने सारे हमको फ्रैगमेंट करने पड़ेंगे, फॉरेस्ट को, वेटलैंड्स को, माउंटेन्स को, ग्रासलैंड्स को। तो अगेन जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, नाउ अ शिफ्ट इन पैराडाइम टू डिसेंट्रलाइज, सस्टेनेबल एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये अप्रोच इस बजट में मिसिंग है, ऐसा इनका मानना है। क्वेश्चन क्या बनता है, अनदर चांस टू टर्न द इकोनॉमी टूवर्ड्स रियल सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी of a real Amritkal seems to have been missed in the recently announced budget। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसको आप 150 शब्दों में आंसर कर सकते हैं। चलिए लास्ट एडिटोरियल आज का दोस्तों, ब्लोइंग अ न्यू चैनल फॉर इंडियाज फूड सिस्टम। तो ये फूड सिक्योरिटी की यहाँ पे बात हो रही है, फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें। अब देखिए हम फूड सिक्योरिटी की बात बहुत बार करते रहते हैं कि कितना सारा हमारे पास अनाज है जो हमारे गोडाउन्स में सड़ रहा है, राइस की बात करें, वीट की बात करें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारा जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो 101 नंबर पे है। कितने बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, कितनी माताएं हैं जिनके पास खाना नहीं पहुंच रहा। तो अब यहाँ पे बात करी गई है कि भाई इतने सारे कंसर्न्स हैं, पॉवर्टी की बात करें, मैलन्यूट्रिशन की बात करें, नाउ देयर इज अ टाइम। अब ठीक है, नाउ देयर इज अ टाइम फॉर अ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। एक टाइम था 1960s में जब हमारे पास प्रोडक्शन नहीं थी और आबादी बहुत ज्यादा थी, खाना खाने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। आज हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है, लेकिन क्या हमने न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी, क्या हमने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव करी है? बिल्कुल नहीं करी है।
और एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर के अपने और चैलेंजेस भी हैं। डिक्लाइनिंग लैंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्शन का चैलेंज तो नहीं रहा एग्रीकल्चर का, लेकिन ये बात पिछले 10 साल से सामने आई जा रही है कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी का चैलेंज है वो अभी भी है। लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, लॉस ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज की बात करें, तो ये चैलेंजेस बहुत जरूरी हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, एग्रीकल्चर जो है वो भी क्लाइमेट रिजिलियंट हो और साथ के साथ फार्मर्स को भी अच्छी इनकम मिल सके। तो नीड फॉर अ ट्रांजिशन। अब ये जो अप्रोच है कि भाई हम सिर्फ वीट और राइस को अननेसेसरी ग्रो करते रहेंगे, इतना सारा पानी वेस्ट करेंगे, इतने रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे टू मीट आवर फूड सिक्योरिटी, ये आने वाले समय में ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहने वाला। तो जरूरत है टू मूव टुवर्ड्स बेटर न्यूट्रिशन। तो बेटर न्यूट्रिशन की जब बात आती है तो यहाँ पे कोर्स सीरियल्स की बात आ जाती है, मिलेट्स की बात आ जाती है, पल्सेस की बात आ जाती है, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके अलावा हमको और भी एक्टिविटीज एम्ब्रेस करने की जरूरत है जहां पे फूड प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन एरा इज दैट फॉर साइंस टू बी रेलेवेंट। देखिए अब हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करी थी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की उपलब्धि के कारण हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई अपने एग्रीकल्चर में, चाहे हम राइस की बात करें, चाहे हम व्हीट की बात करें, तो साइंस का जो कंट्रीब्यूशन था बहुत सिग्निफिकेंट था और साइंस का कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। नाउ साइंस हैज टू बी सपोर्टेड बाय पॉलिसी इंसेंटिव्स, बाय द पॉलिसीज व्हिच आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, ताकि हम सस्टेनेबल, रिजिलियंट और फूड सिक्योर एग्रीकल्चर अचीव कर सकें। इनहांसिंग सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो देखिए डेटा विच इज कंपाइल्ड फ्रॉम द डिफरेंट एग्रोक्लिमेटिक जोन। देखिए पूरे देश में द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, सॉइल हर जगह तो सेम नहीं है, तापमान भी हर जगह सेम नहीं है, रेनफॉल भी डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरीके से होती है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। ठीक है, एक ही टाइम पे तो हर जगह बारिश नहीं होती है। तो डेटा जो कंपाइल किया था डिफरेंट एग्रोक्लिमेटिक जोन से, तो वहां से ये पता लगा था कि बहुत जरूरी है। सो दिस डेटा वाज कंपाइल्ड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। अब इनके हिसाब से पता लगा था कि बहुत जरूरी है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, अननेसेसरली सिर्फ दो ही क्रॉप से ऑब्सेस ना हो, व्हीट और राइस से ऑब्सेशन से हमको आगे बढ़ना है। तो दिस ऑल्सो कॉल्स फॉर एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी बेस्ड ऑन द सॉइल टाइप। किस तरह के सॉइल पे आप कैसा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जो कि पानी ज्यादा रिक्वायर ना कराओ, बिकॉज देखिए ग्राउंड वाटर लेवल्स भी हमारे बहुत डिप्लीट हो चुके हैं, तो ज्यादा पानी भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब पर कैपिटा जो कंजम्पशन है पानी की वो तो आने वाले समय में बढ़ेगी, बट क्या उतनी अवेलेबिलिटी होगी पानी की, वो भी एक चैलेंज है। देखिए अब लाइवलीहुड की बात करें, अगर रोजी रोटी की बात करें तो मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन, मोर देन 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये मोस्टली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं और इनके पास हार्डली 2 से 3 हेक्टेयर से भी कम की जमीन होती है। तो फोकस should be on making agriculture profitable. Focus must be on supporting the business growth in rural economy, incentivizing the farmers and also focusing on sustainable development. Question क्या बनता है? Periodic review of agroclimatic zones could make farming a profitable business, enhancing agriculture efficiency. इसको कमेंट करिए, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, कमेंट करिए 150 वर्ड्स में। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको PDF मिलेगी वहां पे मैं इसके आगे कमेंट जरूर लिख दूंगा। तो बाकी दोस्तों ये थे हमारे आज के 4 एडिटोरियल्स। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिए आप जो समझ पाए इन 4 एडिटोरियल्स में से। तो क्योंकि यूक्रेन के क्राइसिस के कारण अभी मेरे को लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में भी यही कवरेज ज़्यादा चलती रहेगी न्यूज़पेपर्स में, तो हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आएंगे। तो बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।